गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं 22 तारीख का द हिंदू। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट है ई रक्त कोष। क्या है इसके बारे में न्यूज़? ई रक्त कोष क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जब कोई कहता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट बनी हुई है, बनाई गई है। जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट है, यूपीएससी की वेबसाइट है, पीसीएस की है, एसएससी की है, तो ये सारी वेबसाइट्स क्या हैं? ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। अमेज़न हम लोग सामान मंगाते हैं, जोमेटो है, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो वैसे ही ई रक्त कोष भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। रक्त कोष से ही समझ में आ रहा है कि है किसके लिए। किसके लिए है? रक्त से संबंधित है। रक्त का मतलब ब्लड, ब्लड का मतलब खून। रक्त से संबंधित वेबसाइट है। क्या करती है ये? इसको मैनेज करने का काम करती है। रक्त की जो उपलब्धता है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। अवेलेबिलिटी, ब्लड बैंक हम लोग जिसको बोलते हैं, उसकी जानकारी मिल जाएगी। ब्लड बैंक कहाँ है, तो कौन से ब्लड बैंक में कितना ब्लड मिल जाएगा आपको ज़रूरत है। तो ब्लड के जो ग्रुप होते हैं ए बी सी डी तो नहीं होता मुझे लग रहा है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, फिर होता है बी, तीसरा ए बी, और चौथा होता है ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये आप लोग जानते होंगे। यूनिवर्सल डोनर मतलब सार्वत्रिक दाता। और ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वत्रिक ग्राही। शब्द बहुत कठोर हैं, कठिन है, आपको इसका मतलब समझना है। मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसको कोई भी ब्लड आप चढ़ा सकते हैं, दिया जा सकता है। चाहे ए दे दीजिए, बी दे दीजिए इसको, या फिर ओ चढ़ा दीजिए। कोई भी ब्लड ग्रुप इस व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। जैसे ये है मान लीजिए, और इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इनको कोई ब्लड दे दीजिए। इसका मतलब ये है, ए बी ग्रुप होने का फ़ायदा है। और जैसे अब यूनिवर्सल डोनर ओ है, इसका मतलब क्या है? ये है भाई साहब एक, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप हो गया ओ। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये डोनर डोनेट करते हैं, डोनर हैं, यूनिवर्सल डोनर। मतलब इनका ब्लड ग्रुप जो है वह किसी को भी दे सकता है, ये डोनर है। मतलब एक ये है, एक ये है मान लीजिए, और एक ये है। एक का ब्लड ग्रुप है ए, इनका बी है, और इनका ए बी है। तो मान लीजिए इनको ब्लड की ज़रूरत हुई, तो ए वाले को ब्लड ग्रुप ए तो चढ़ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए तो चढ़ ही जाएगा इसको। इसके अलावा
ये जो यूनिवर्सल डोनर है इनका ब्लड चढ़ा सकते हैं इनको आराम से, इनका ब्लड इनको भी चढ़ जाएगा क्योंकि डोनर है, किसी का भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है। ठीक, मतलब सबके पास विकल्प है। जैसे ए बी के पास क्या विकल्प है, यह किसी से भी ब्लड ले सकता है। 3 ग्रुप बच रहे हैं, ए बी ओ, तीनों से ले सकता है। ए के पास क्या है, यह या तो इसमें ब्लड ग्रुप चढ़ेगा ए या तो चढ़ेगा ओ। बी वाले में या तो ब्लड ग्रुप इसके पास बी चढ़ेगा इसको या चढ़ेगा ओ। इसके पास देख ही रहे हैं, ऊपर देख चुके हैं हम लोग। ओ के पास प्रॉब्लम क्या है, इसको जब ब्लड चाहिए होगा ओ को, इसको ब्लड केवल ओ वाला चढ़ेगा, चढ़ेगा मतलब ओ वाला दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया ओ वाला कोई और देंगे तो क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है और डेथ हो जाती है। तो यही सब मैनेजमेंट करने के लिए ये ब्लड बैंक बनाया जाता है कि ब्लड बैंक में क्या होता है, जो ब्लड डोनर होते हैं उनका ब्लड इकट्ठा किया जाता है, जमा होता है। जो ब्लड डोनेट करते हैं उनका, तो जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से ब्लड बैंक से ब्लड ले लिया जाता है और समस्या का निदान हो जाता है। ये तो हो गए 4 ब्लड ग्रुप सामान्य, और होते इसके अलावा भी ब्लड ग्रुप होते हैं जो असामान्य होते हैं। ये न्यूज इसी संदर्भ में, असामान्य ब्लड ग्रुप कौन सा है, जैसे एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, दूसरा है पी नल ब्लड ग्रुप NU-LL, तीसरा है RH नल ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप असामान्य ब्लड ग्रुप हैं। तो सामान्य ब्लड की जानकारी अभी कहाँ मिलती थी हमें, एक वेबसाइट है जिसका नाम है ई रक्त कोष, वहाँ से आपको मिल जाएगी कि ब्लड कहाँ पर उपलब्ध है, कहाँ पर नहीं है, कौन से ब्लड बैंक में है और कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वाला जो ब्लड ग्रुप था इनकी जानकारी मिलती थी, एक रजिस्ट्री बनी थी, रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री। रजिस्ट्री कुछ नहीं होता है, एक संस्था होती है जो इसको मेंटेन करती है, हर चीज़ की रजिस्ट्री होती है। जैसे आप जैसे CAG ऑफिस में जाएंगे तो उसकी अपनी रजिस्ट्री है, जैसे हाई कोर्ट है, तो रजिस्ट्री का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना केवल। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की तो उसकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री से तात्पर्य जो आपके डॉक्यूमेंट को मेंटेन करता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लीजिए तो वहाँ पर आपके जो मार्कशीट मिलती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, ठीक है, आपका एडमिशन होना है, ये सब काम कौन करता है, रजिस्ट्री करती है वहाँ पे, वहाँ की जो होती है। टीचर के अलावा जो स्टाफ होता है यूनिवर्सिटी में वो सब किसके पार्ट होंगे, टीचर और 4th क्लास छोड़ दीजिए तो सारा बचते हैं जो वो रजिस्ट्री के पार्ट होते हैं। वहाँ जैसे आपका एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है, ये सारे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना प्लस प्रशासन को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का कहीं कहीं पर देखते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्ट्री का, तो यहाँ पर रेयर ब्लड डोनर की रजिस्ट्री है, जहाँ पर रेयर ब्लड ये वाला जो ग्रुप होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। इनकी समस्या क्या होती है कि ये ब्लड ग्रुप जिसको चाहिए तो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है और ये बहुत कम पाया जाता है। रेयर ब्लड ग्रुप जो होते हैं बहुत ही कम मिलता है। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई रेयर ब्लड ग्रुप की तो क्या होता है, उसको मिल नहीं पाता है, तो इसलिए ये रजिस्ट्री बनाई गई थी ताकि ब्लड मिल जाए। अब किया क्या गया है कि ये जो रजिस्ट्री है ये इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है ई रक्त कोष से। तो फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इंटीग्रेट करना का मतलब जोड़ दिया गया है। तो फ़ायदा क्या होगा कि अब ई रक्त कोष एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो रेयर ब्लड डोनर की जो रजिस्ट्री है वो इससे जुड़ गई है, तब यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो पाएगा ये वाला ब्लड, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब इसकी एक्सेस पैन इंडिया है, मतलब पूरे भारत में है, इसकी वजह से आसानी से उपलब्ध होगा। तो इससे
समय की बचत भी होगी और कीमत भी कम होगी इसकी। तो न्यूज़ यही है कि जो ई रक्त कोष जो ब्लड बैंक को मैनेज कर रहा था उसके साथ रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री को भी जोड़ दिया गया है। ये है न्यूज़। अभी आप लोग समझ गए होंगे पूरा बस जो कहना चाह रहा हूँ। सेकंड है भारत, इंग्लिश में मैं लिखता हूँ पहले, इंडिया नॉट अ मैग्नेट ऑफ, ये न्यूज़ आपने देखी होगी, ग्लोबल साइंस। इसमें हमारे मतलब का जो है वो हम देख लेते हैं बस। मतलब ये कि विज्ञान को आकर्षित करने में भारत एक मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट का मतलब आकर्षित करना है। वैश्विक विज्ञान के लिए आकर्षक नहीं है। कौन? भारत। मैग्नेट का तात्पर्य यहाँ आकर्षण से है कि मतलब अट्रैक्ट करना। क्यों? ये एक नोबल लॉरिएट हैं, नोबल विजेता, उनका कहना है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं, हमें इसका रीज़न जानना चाहिए कि समस्या क्या है हमारे भारत में और न्यूज़ में क्यों है। एक वाई इन न्यूज़, रीज़न ये है, अमेरिका के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका एक देश है, वहाँ पर एक राष्ट्रपति है। यूएसए एक देश है, यहाँ एक राष्ट्रपति भी चुने गए हैं भयंकर, जिनसे काफ़ी विश्व में उथल पुथल है, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने क्या किया है, ट्रंप महोदय ने, अमेरिका में जो रिसर्च के लिए फंड था, मतलब रिसर्च के लिए जो पैसा देती थी सरकार, रिसर्च फंड, उसमें कमी कर दी है और बड़े पैमाने पर कमी की है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर लेना है तो नासा के फंड में कमी की गई है, वहाँ हेल्थ सेक्टर में जो रिसर्च होता था वहाँ पर कमी हुई है। और भी जैसे यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देख ही रहे होंगे इसमें कितना टसल चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। तो यूनिवर्सिटी के फंड में, जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, उनको जो फंड जाता है, इन सब के फंड में क्या हुई है, बहुत ही बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। अब सोचिए अगर ये कटौती हुई है तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव ये होगा कि वहाँ पर जो शोध वैज्ञानिक हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, इनकी जॉब क्या होगी, जॉब में कटौती होगी। मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएगी। मतलब यहाँ से कुछ साइंटिस्ट जो भी होंगे, जॉब में कटौती का मतलब लोग, वैज्ञानिक यहाँ से निकाले जाएंगे, सीधा सा मतलब ये समझिए। अब इसी संदर्भ में सवाल इनसे पूछा गया था जिसका जवाब इन्होंने दिया है। जब यहाँ से वैज्ञानिक निकाले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ का मतलब भारत। तो क्या भारत इनको अट्रैक्ट कर पाएगा? बुला पाएगा का तात्पर्य बुलाना नहीं होता है, अट्रैक्ट करना होता है। बस सिंपल शब्दों में लिखा हूँ, बुला पाएगा मतलब आकर्षित कर पाएगा। इस पर इन्होंने जवाब दिया है। अब यहाँ से जब वैज्ञानिक निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ पर, ऐसा इन्होंने बताया कि जो यूरोप देश है वहाँ पर और बाकी देशों में, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने बताया संभावना कम है। हमारा केंद्र है भारत।
तो इन्होंने कहा कि भारत जो है आकर्षित कर नहीं पाएगा। एक बड़ी संख्या में आकर्षित नहीं कर पाएगा। क्यों? ये रीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक कारण क्या बताया इन्होंने, रीजन क्या है? एक रीजन ये है कि भारत में जो फंडिंग का मतलब पैसा, वित्तीयन, अच्छा शब्द है वित्तीयन, अदरवाइज आपको साधारण भाषा में समझना है। फंडिंग का मतलब पैसा, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पैसा। तो वित्तीयन जो है भारत में, उसकी समस्या है। कैसी समस्या का मतलब, यहाँ पर सरकार के द्वारा जो फंड दिया जाता है, जो धन दिया जाता है, वो काफ़ी कम है। खर्च होता है। इस पर भी इन्होंने एक बात कही कि ऐसे तो जो फंडिंग है, रिसर्च फंडिंग, पैसा तो बढ़ा है। इन्होंने बताया रिसर्च फंड में पैसा तो बढ़ा है, लेकिन जीडीपी के परसेंटेज अगर देखोगे, जीडीपी के परसेंटेज में अगर देखते हैं तो क्या हुआ है, कमी आई है। इसका मतलब ये है कि पहले अगर मान लीजिए 100 रुपये दिए जाते थे, इसको समझिए, तो अब 120 हो गया है। वृद्धि तो हुई है, लेकिन जब 100 देते थे उस समय जीडीपी मान लीजिए थे 200 फॉर एग्जांपल, तब 50% जीडीपी हो गया। और जब 120 ये दे रहे हैं तो जीडीपी का साइज हो गया मान लीजिए 400। तो 200 का निकालोगे 100 तो निकलेगा 50%, और 400 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा लगभग, इसको 480 कर लेते हैं तो 25%। तो परसेंटेज में देखिए कमी आई है। ये वाला पॉइंट यहाँ से मैं सिद्ध कर रहा हूँ। तो ये है मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका। तो जीडीपी के परसेंटेज में भारत में कमी आई है। कैसे? इन्होंने बताया कि भारत जो है मुश्किल से खर्च करता है 0.6 से 0.7% जीडीपी का। देखिए जीडीपी नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, आपको इसका क्रक्स याद रखना है बस, कि भारत में काफ़ी कम खर्च होता है R&D पर। तो वो एक समस्या है, और 1% से भी कम खर्च करते हैं, हमें इतना ही याद रखना है। दूसरा क्या है, भारत में जो उच्च संस्थान हैं उनकी कमी है। उच्च से बेटर लिखिए उत्कृष्ट, उच्च एंड उत्कृष्ट संस्थानों की कमी है। जैसे कि हमारे यहाँ जो फॉरेन से लोग आएंगे वो आईआईटीज़ में आ सकते हैं, एक आईआईएससी है, ऐसे ही टाटा इंस्टीट्यूट है। तो बहुत कम है इनकी संख्या, एक ये समस्या है। तो कर भी पाएगा तो कितने ही लोग आ पाएंगे यहाँ पर। तीसरा क्या है, हमारे पास अवसंरचना भी अच्छी नहीं है। R&D के लिए अवसंरचना की भी कमी है। चौथा, राजनीतिकरण होता है। किसकी? राजनीतिकरण की समस्या है। और रेड टेपिज्म बहुत है, लाल फीताशाही, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत हैं। एक और समस्या इन्होंने बताई है जो विशेष है, जो नॉन इंडियन हैं,
गैर भारतीय उनके मन में एक और चीज़ है कि भारत में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ख़राब है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि देखिए दिल्ली में अगर मान लीजिए है तो प्रदूषण की समस्या है, कूड़ा कचरा बहुत है, रोड साफ नहीं है। ये चीज़ें इन वजहों से ये जो गैर भारतीय हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ये कारण है जिसकी वजह से भारत में इनका आगमन नहीं होगा। तो इसको अगर दूर करना है तो आप सीधे लिखते जाइए, भारत को चाहिए कि जीडीपी की जो फंडिंग है वो बढ़ाए, वो रिसर्च फंडिंग बढ़ाए, उत्कृष्ट संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी करे, उनको फंडिंग ज़्यादा दी जाए, अवसंरचना में सुधार करे। इसको रिवर्स करते जाइए। राजनीतिकरण की समस्या है तो राजनीतिकरण से इसको अलग रखा जाए, ब्यूरोक्रेटिक डिले को कम किया जाए। ये इसके समाधान हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एटलीस्ट मेंस में। तो सामान्य रीजन्स हैं जो हमें सामान्य रूप से याद करने हैं। अगला है वैश्विक तापन से प्रभाव क्या होगा। वैश्विक तापन का खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव सीधे सीधे हम लोग समझते हैं। वैश्विक तापन क्या होता है, उसके बाद खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव खुद ही समझ में आ जाएगा। वैश्विक तापन होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ये हुआ वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। जब वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव होता है दो तरीके से। एक तो सूखा बढ़ जाता है, दूसरा होता है वर्षा में कमी। अब इन दोनों ही वजहों से क्या होगा, वर्षा में कमी होगी या सूखा हो, दोनों ही चीज़ों से आर्द्रता क्या हो जाती है, ज़मीन में मृदा की आर्द्रता में कमी हो जाती है, और कमी या ख़त्म हो जाती है। इससे क्या हो जाती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं या सूख जाती हैं। फसलें नष्ट हो गई या सूख गई, जैसे भारत में दो फसलें मुख्य रूप से उगाते हैं हम लोग, धान और गेहूँ। धान को आप चावल लिख लीजिए, ठीक है। अब इनके प्रभाव क्या होगा इन पर, इनका उत्पादन कम हो जाएगा और तो ये ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा, उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादकता भी कम हो जाएगी। और जब ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी तो क्या होगा, खाद्यान्न उपलब्धता खाद्यान्न भी कम होगा, और जनसंख्या हमारे पास बहुत है तो खाद्य सुरक्षा क्या होगी, प्रभावित होगी। क्यों, क्योंकि सबको खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, खाद्यान्न उपलब्धता अगर कम होगी तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, जो खाद्यान्न की कीमत है वो बढ़ेगी। सप्लाई एंड डिमांड। और जब खाद्यान्न की कीमत बढ़ जाती है तो जो गरीब वर्ग है वो क्या होगा, नहीं खरीद पाएगा, उसकी गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं है, पहुंच से बाहर।
और जब गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर होगा तो खाद्यान्न सुरक्षा का संकट, और इससे क्या होगा, भुखमरी, बीमारी, और सबसे अधिक प्रभावित यही होगा गरीब वर्ग, क्योंकि वो खरीद नहीं पाएगा। तो अब खाद्य सुरक्षा इससे होगी प्रभावित। तो ये हो गया प्रभाव किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। अब इसका विकल्प क्या है, विकल्प या सुझाव क्या है इसके लिए कि ये ना हो, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है। तो सुझाव ये हो जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। नवाचार को बढ़ावा, नवाचार का मतलब क्या हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हम भी ऊपर पढ़ रहे थे टॉपिक, इसमें क्या हो, वृद्धि हो। ये कैसे होगी, इसमें फंडिंग बढ़ाई जाए, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे। अभी इसका एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोगों ने पिछले महीने पढ़ा था, एक नई नई जो बीज आते हैं, नए बीज, जीएम वाले जो बीज होते हैं वो, तो इनसे क्या होता है, इनसे उत्पादन बढ़ता है और उत्पादकता भी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि ये होते हैं रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस, RESIS, हिंदी में हो जाएगा सूखा प्रतिरोधी होते हैं बीज, मतलब सूखे में भी ये उग जाते हैं, और लवण प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, तो ये नवाचार को बढ़ावा देकर हम ये समस्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक। दूसरा, जो फसल का क्षेत्र है, क्रॉप लैंड है, उसका क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मामला है, जैसे अभी तक हम लोग 15 मिलियन हेक्टेयर में कर रहे थे, एग्जाम्पल के रूप में है, हम आपको समझा रहे हैं। तो इतने हेक्टेयर में हम लोग खेती कर रहे थे, अब इसी को बढ़ाकर हम लोग कर देते हैं 20 मिलियन हेक्टेयर। कितना, 20 मिलियन हेक्टेयर। जब एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ ही जाएगा। तो हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा। तीसरा, एडेप्टेशन, अनुकूलन को बढ़ावा दिया जाए, मतलब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम, उसके प्रति हम एडेप्ट कर लें, अनुकूल हो जाएं। जैसे अभी सूखा पड़ा हुआ है तो उसके लिए हम लोग नहरें बनाकर वहाँ तक पानी पहुँचा दें तो प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं ये टॉपिक। थैंक यू।